A very good afternoon to all of you, my dear students. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. That is the Odisha's most fastest growing e-digital learning platform. So what are you waiting for, children? Just join our eTuition family. It's so easy. You can install our app or you can subscribe to our YouTube channel. So let me tell you that e-tuition is providing better education and quality education for your bright future. So don't forget to be a part of our e-tuition family. I will be teaching you life science. This class is for class 9 students. So children, just tell me one thing. आप जब बच्चे थे ना, आपने अपने बचपन में ऐसा सवाल सुना है कि बताओ कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? मैंने अपने बचपन में ऐसे सवाल बहुत सुने हैं। तो इसी सवाल के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्या आप रेडी हैं स्टोरी के लिए? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा था कि बहुत करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड और एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आपस में टकरा गए। जब दोनों बड़े बड़े एस्टेरॉयड आपस में टकराए होंगे तो क्या हुआ होगा? वो टुकड़ों में बट गए, उनके बहुत पार्ट्स हो गए। जैसे कि एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, जब वो दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो उनकी भी अलग अलग पार्ट्स हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जब दो बड़े एस्ट्रॉयड आपस में टकराए तो उनके भी बहुत सारे पार्ट्स बन गए और उन्हीं पार्ट्स से बने हमारे प्लैनेट्स। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। उसमें से अर्थ है वो प्लैनेट जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे, अच्छा मैम ऐसे अर्थ बना था? लेकिन बेटा तब जो अर्थ बना था ना, अब के अर्थ से बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम जो अर्थ था वो बहुत ही गर्म था, जिसमें कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता था। तो आप सोचोगे मैम तो फिर अब हम कैसे रह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम के अर्थ और इस टाइम के अर्थ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो जो टाइम था जब अर्थ पहले पहले तैयार हुआ था, उस टाइम हर जगह पे वॉल्केनिक लावा थे जो कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही गर्म कर देता था, जिसकी वजह से कोई भी लाइफ यहाँ पे नहीं थी। बहुत सालों के बाद, 100 साल करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया और अर्थ धीरे धीरे ठंडा होता गया। उसके बाद जब बारिश होने लगी, बारिश होने से क्या हुआ, जैसे कि ये जो टुकड़ा बना है पूरा तो गोल नहीं बना होगा, उसमें कुछ ऊबड़ खाबड़ थी। तो जब बारिश हुई तो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे क्या हुआ, पानी जम हो गया। तो जब पानी वहाँ पे रुक गया तो उससे पानी रह गया हमारे अर्थ में। तो पानी तो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, एक हमें मिल गया कि पानी। नेक्स्ट क्या हुआ, जब सनलाइट पानी पे आके गिरी, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, केमिकल इक्वेशन। तो जब केमिकल फॉर्मूला H2O होता है उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब सनलाइट आके वाटर के साथ टकराई तो उसने हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन भी मिल गई, पानी भी मिल गई। अब क्या स्टार्ट होना था? लाइफ स्टार्ट होना था। अच्छा मैम ऐसे हुआ था? तो पहले लाइफ कौन बना, पहले मुर्गी या अंडा? बेटा ना ही मुर्गी ना ही अंडा, पहले क्या बना, एक सेल बना जो कि एक बैक्टीरिया था, बहुत ही छोटा सा, वो एक बैक्टीरिया था। तो अगर आपको कोई पूछे कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, आप बोलो कि पहले बैक्टीरिया हुआ था, मुर्गी या अंडा कुछ भी नहीं हुआ था, पहले बैक्टीरिया हुआ था। तो आप सोचोगे मैम बैक्टीरिया क्यों फर्स्ट हो गई, हमें फर्स्ट होना था, हम क्यों नहीं पहले आए? बेटा इस क्वेश्चन का भी जवाब मेरे पास है। अगर हम होते, देखिए हम इतने बड़े हैं और हमारे पास हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना था ना, एक सेल का, उसके पास एक ही सेल था जो कि बहुत छोटा था। मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आप कुकिंग सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हो। तो अगर आप पहले पहले खाना बनाना सीख रहे हो तो पहले आप कौन सा खाना बनाओगे, ज़रा बताइए। क्या पहले आप बिरयानी बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम बिरयानी तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं।
ठीक उसी तरह जब अगर हमारी बॉडी होती तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन से, बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारा सिस्टम, लेकिन जो सिंगल सेल है बैक्टीरिया का है, एक ही सेल वाला, वो बहुत ईजी है। ठीक मैगी की तरह अगर आप पहले पहले कुकिंग सीखोगे तो आप क्या बनाओगे? मैगी बनाएंगे, क्योंकि मैगी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, जल्दी बन जाती है और बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ हमें गर्म पानी ही तो डालना होता है। एग्जैक्टली तो इसीलिए अर्थ में पहला लाइफ एक सिंगल सेल ही बना था। तो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है, आप गेस कर चुके होंगे? यस, सेल इज़ आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज का चैप्टर है हमारा क्लास 9th के साइंस बुक से चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ आवर सेल। Okay, let's move ahead. Let me recall you again that how can you be a part of eTution? You can get it on Google Play and also from YouTube. So let's move ahead to our class. What we will learn? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करेंगे? We will be learning about cell theory. मैम, हमने तो फिजिक्स की थ्योरी सुनी थी, केमिस्ट्री की थ्योरी सुनी थी, ये सेल थ्योरी नई चीज़ क्या है? यही तो है बेटा, आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट। सेल थ्योरी देखिए, जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरी देती है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में भी दे दी है, तो हमारे बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने सोचा कि फिजिक्स के साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दी, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने भी दे दी, हम क्यों पीछे रहेंगे? हम किसी से कम है क्या? हम भी कुछ थ्योरी दे देंगे। तो उन्होंने सेल थ्योरी दे दी। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में ढूंढा, सेल कैसा होता है उसके बारे में हमें बताए हैं। हम उन सारे साइंटिस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। पहले हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनि मीन्स वन, जिसके पास एक सेल हो वह है यूनिसेल्यूलर, जैसे कि बैक्टीरिया, पहला लाइफ। नेक्स्ट आता है मल्टीसेल्यूलर, मल्टी मीन्स मैनी, जिसके पास बहुत सारे सेल हो वो हो जाएंगे मल्टीसेल्यूलर। एग्जाम्पल मी एंड यू। Okay, let's move ahead. Then we will be learning about cell and its basic structure. सेल कैसे दिखता है? हमने सेल पढ़ लिया, सेल के टाइप्स पढ़ लिए, अब सेल दिखता कैसे है एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के अंदर क्या है। आप बोल के मैम सेल के अंदर भी कुछ होता है? यस डेफिनेटली, सेल के अंदर भी कुछ होता है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो थे वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत ईगर और एक्साइटेड भी थे। तो इसीलिए उन्होंने सेल ढूंढा, फिर वो डीप लर्न करने के लिए आपकी तरह ईगर एंड एक्साइटेड थे, तो इसीलिए उन्होंने सेल के अंदर भी झांक लिया कि सेल के अंदर क्या क्या है। तो आज हम उस सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टे ट्यून। ये देखिए, आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है जो कि बहुत बहुत सुपर अमेजिंग है। ये है हमारे सेल, इतने सुंदर एंड अमेजिंग है। देखिए, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। आप बोलोगे मैम ये तो आपने बताया कि द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, हमें पता है, लेकिन ये टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ये क्या होते हैं? बेटा मैं बताती हूँ आपको। टाइनी यानी बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक, चलिए मैं आपको इसको 2 वर्ड में करती हूँ। माइक्रोस्कोप, ओपिक को छोड़ दीजिए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पता है आपको, देखा होगा आपने। इससे क्या होता है, जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने खाली आंख से देख नहीं पाते उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। आपने जब अपने ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया होगा वहाँ पे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली तो ये जो सेल हैं ये बहुत ही छोटे हैं जो कि हमें खाली आंख से दिखाई नहीं देते, इसीलिए लिखा है दे आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। इनको हम माइक्रोस्कोप की यूनिट से देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहा गया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैम ये सब क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। फंडामेंटल यानी हमारा बॉडी का फंडामेंट यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किससे बने हैं हम? सेल से। आपको ये जान के
आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे, अच्छा मैम ऐसे होता है। हम जब जितना भी, एक एलिफेंट हो या फिर एक ह्यूमन हो या फिर एक एंट हो, हम सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। और मतलब जितने भी हर एक ऑर्गेनिज्म किससे तैयार हुए हैं? सेल से। और पहले हर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से तैयार हुआ है, एक ही सेल से। आप सोचो कि कैसे? बेटा ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसका स्टार्टिंग स्टेज क्या होता है? एक जाइगोट बनता है जो कि एक सेल है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन होते हैं, सेल के नंबर बढ़ते हैं और हम बड़े हो जाते हैं। इसीलिए सेल को फंडामेंटल कहा गया है। स्ट्रक्चरल यानी हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर किससे बने हैं? सेल से, इसीलिए स्ट्रक्चरल। फंक्शनल यानी हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो कौन क्रिएट करता है, कौन कंट्रोल करता है? सेल। इसीलिए सेल हो गया फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और बेसिक यूनिट भी तो है, क्योंकि यही तो है जो लाइफ को बनाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज इवेंट्स इन सेल बायोलॉजी। मैम ये सेल बायोलॉजी क्या होती है? बेटा बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। और अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी सेल बायोलॉजी। तो कैसे सेल के बारे में पहले पता चला? पहले इन द ईयर ऑफ 1665 एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व डेड सेल थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बना लिया। अभी जैसे दिखता है वैसा वाला माइक्रोस्कोप नहीं, लेकिन पहले माइक्रोस्कोप अलग तरह की थी। उन्होंने वैसे माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने डेड सेल को देखा। तो आप सोचोगे मैम डेड सेल? बेटा ऐसा हुआ था कि एक बार रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप को लेके पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर वो सोचे माइक्रोस्कोप तो मैंने बना लिया, मैं क्या देखूं? इधर देखा उन्होंने, उधर देखा, फिर देखा कि मेरे पास तो यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, तो क्यों ना मैं इस पेड़ के पार्ट को ही देख लूँ। तो उन्होंने उस ट्री के ट्रंक का जो छाल होता है ना, जिसे हम बार्क बोलते हैं, उसको लेके वो माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देने लगे। वो कैसे दिखता था? वेट कीजिए, हम उसके बारे में और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बस ये जान लीजिए कि उन्होंने डेड सेल को देखा था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट उनके बाद आए इन द ईयर 1675 और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था A.V. लीवेनहॉक। उन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। देखिए रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, इन्होंने देख लिया लिविंग सेल। A.V. लीवेनहॉक ने बोला, अरे रॉबर्ट भैया तुमने डेड सेल देखा, हम तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम क्या करेंगे? लिविंग सेल को देखेंगे। इसीलिए A.V. लीवेनहॉक ने भी उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें उन्होंने पॉन्ड वाटर को लेके देखा और उनको वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स दिखाई दी जो कि लिविंग थी। उनके बाद कौन आए? थर्ड में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन और एक साइंटिस्ट है। यहाँ पे देखिए दो रॉबर्ट्स हैं, पहले है रॉबर्ट हुक, ये है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल। देखिए पहले हमने सेल देखा था, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे और एक्साइटेड हो गए और ईगर हो गए, तो उन्होंने सेल के अंदर देखना स्टार्ट किया। सेल के अंदर उन्हें एक पार्ट दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। फिर आया फोर्थ में 1839 में और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पुरकिंजे। उन्होंने क्या देखा? कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। उन्होंने भी सेल के अंदर देखा। उन्होंने देखा अरे सेल के अंदर तो पानी जैसा कुछ है, तो वो जो फ्लूइड सब्सटेंस था उनका नाम उन्होंने क्या दे दिया? प्रोटोप्लाज्म दे दिया। उनके बाद नेक्स्ट आए 1838 एंड 1839 में दो साइंटिस्ट आए जो कि बहुत ही क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड्स थे। जैसे आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स होते, तो वो लोग भी सारी बातें सारे सब कुछ शेयर करते थे। उन्होंने बायोलॉजी को भी शेयर कर लिया। उनका नाम था स्क्लेडेन एंड स्कॉन। उन्होंने क्या देखा? दे प्रपोज द सेल थ्योरी। उन्होंने ही सेल थ्योरी बनाई थी। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स सेल थ्योरी। मैम सेल थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बने हैं, और सेल जो होता है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट होता है। क्लियर? उनके बाद और एक साइंटिस्ट आए 1855 में जिनका नाम था विर्को। उन्होंने क्या बताया
ही प्रपोज्ड मॉडर्न सेल थ्योरी। मैम सेल थ्योरी आपने बता दी, ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी? बेटा जैसे होता है ना, पुराने सेल फोन से जो फ़ोन होते हैं ना, उससे हम सिर्फ कॉल कर सकते थे, लेकिन अभी के सेल फोन से हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल्स, चैट्स, इंटरनेट देख सकते हैं। इसी तरह ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, इसमें भी कुछ अपडेट्स आए, कुछ नए फीचर्स जुड़ गए। तो विर्को ने और एक बात बताई कि जो भी सेल हो ना, उसको बनने से पहले पहले कुछ मटेरियल्स, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होते हैं, उससे सेल बनते हैं। क्लियर? ओके। तो अभी देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया? बताइए, अभी हमने पढ़ा, पहले किसने डिस्कवर किया? यस, रॉबर्ट हुक ने। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। ये रहे आपके रॉबर्ट हुक और ये रहा उनका माइक्रोस्कोप। देखिए ये वाला माइक्रोस्कोप हमारे आज के माइक्रोस्कोप से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने ये माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। तो देखिए ये रहे रॉबर्ट हुक। इन्होंने ऐसे माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल को देखा था। कॉर्क एक ट्री होता है जिसके बार्क को लेके उन्होंने देखा था, उनको ऐसे दिखाई दिए थे। देखिए सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये तो हमें पता है। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस। कॉर्क के स्लाइस को यानी कॉर्क के पेड़ के छाल को उन्होंने निकाल लिया और प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप यानी कि जो उन्होंने खुद बनाया था उसके नीचे रख के उन्होंने देखा। नेक्स्ट ये कौन है? ये है एंटन वॉन लीवेनहॉक, एवी लीवेनहॉक। ये रहा उनका माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या देखा? एंटन वॉन लीवेनहॉक इन द ईयर 1674 वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व फ्री सेल्स। उन्होंने लिविंग सेल को देखा था, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म इन हिज होममेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने भी खुद बनाया था माइक्रोस्कोप। कितने इंटेलिजेंट थे गाइस। देखिए फिर आए व्हाट रॉबर्ट हुक सो। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा। क्या देखा? ये आपको दिख रहा है बेटा, आपने देखा है हनी बीज। देखें, ये है हनी कॉम्ब, जहाँ पे हनी रखते हैं स्टोर करके। और ये रहा रॉबर्ट हुक ने जो देखा। क्या आपको कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मैम, ये तो सेम सेम ही दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे आपको और मुझे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, वैसे रॉबर्ट हुक को भी दिखाई दिया। अरे ये क्या बात होगी, मैंने जो सेल देखा उसमें तो हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे रूम्स हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। देखिए द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये वाला हमें पता है। देन ही ऑब्जर्व ए स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क के एक स्लाइस को देखा। इट लुक्ड लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी स्मॉल रूम्स। उन्होंने क्या देखा कि हनीकॉम्ब जो है ना, उसी के स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है जैसे छोटे छोटे रूम्स हों। ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। उन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेल। However, what Hooke actually saw was the dead cell walls of plant cell. जो कॉर्क थी उसकी डेड सेल्स थी जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उन्होंने इसका नाम सेल ही क्यों दिया? क्योंकि ये छोटे छोटे रूम्स की तरह दिख रहे थे और लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है छोटे छोटे रूम। तो हो गया इसका नाम सेल। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये है आज का माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा पार्ट कौन से काम करने में मदद करता है। ये देखिए ये है आई पीस। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम आई के थ्रू देखते हैं, इसलिए इसको आई पीस। ये है बॉडी ट्यूब। ये क्या करती है, इसको इससे जोड़ती है, इसे बोलते हैं बॉडी ट्यूब। फिर आया रिवॉल्विंग नोज पीस। ये ना बेटा घूम सकता है, इसलिए इसे रिवॉल्विंग नोज पीस बोला गया। इसके पास लेंसेस होते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव लेंसेस, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है। यहाँ पे हम स्लाइस रखें, ये होता है स्टेज, यहाँ पे हम स्लाइड्स रखते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं। ये जो तीनों लेंसेस होती है ना, वो अलग अलग रिजोल्यूशन की होती हैं। यानी कि जैसे हम जूम करते हैं ना 4x 2x, उसी तरह यहाँ पे भी रिजोल्यूशन होते हैं। फिर आए कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर पहुँचे। और मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये है बेस जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप रहता है। फिर आता है इंक्लिनेशन जॉइंट। ये पूरे पार्ट को जॉइंट करता है। फाइन एडजस्टमेंट नोब, इसको क्या करते हैं, क्लैरिटी के लिए यूज़ करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये है कोर्स एडजस्टमेंट नोब। ये क्या करता है, जूम करने में मदद करता है। और आईपीस तो मैंने आपको पहले बता दिया। क्लियर? ओके। फिर आता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए, किससे बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? यस,
सेल। ये देखिए, ये क्या है? ऑनियन। ये हैं उसके सेल। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे रूम जैसे हैं, और यहाँ पे डॉट डॉट जो दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने निकाली थी, मतलब ढूंढी थी। ओके, फिर देखिए शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। सेल के शेप, साइज और नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आता है सेल्स के शेप। द शेप ऑफ सेल्स इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मैम ऐसा भी होता है? हाँ बेटा, सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं नर्व सेल्स, तो वो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। फिर देखिए सम सेल्स लाइक एमोइबा एंड डब्ल्यूबीसीज आर चेंजिंग शेप। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कुछ सेल्स हैं जो हमारी जो सेल है उसका क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे एमोइबा है, वो उनके सेल्स, एमोइबा एक ही सेल होती है उसके पास, वो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के शेप को, यानी कि सेल के शेप को चेंज कर सकता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में है, वो अपने साइज को यानी कि शेप को चेंज कर सकता है। फिर आता है इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. तो इसका मतलब ये है कि बेटा किसी सेल का फिक्स होता है कि ऐसा शेप में तुम्हें रहना है, और किसी सेल क्या है कि वो चेंज कर सकते हैं अपना शेप। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन। देखिए हमारी बॉडी है ना, ऐसे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये देखिए, ये रहा ओवम, एग सेल जिसे हम बोलते हैं, ये रहा स्पर्म, ये रहा वाइट ब्लड सेल, ये रहा न्यूरॉन जो मैं आपको बता रही थी, नर्व सेल, ये है रेड ब्लड सेल, ये है बोन मैरो सेल। तो देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के हैं। नेक्स्ट कम सेल साइज। सेल का साइज बड़ा या छोटा। द साइज ऑफ द सेल्स ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल के पास अलग अलग साइज के सेल्स होते हैं। द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम, सेल का साइज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0.5 इतने छोटे से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और क्या, द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट सेल, हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल क्या है, रेड ब्लड सेल, और लॉन्गेस्ट वन, सबसे लंबा वाला क्या है, नर्व सेल, जो हमने पिक्चर में देख लिया है। देन है पॉइंट्स टू रिमेंबर। द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच बर्ड आपको पता है, उसका जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज द माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जो सेल है वो है माइक्रोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। देन कम सेल नंबर। तो किसके बॉडी में कितने नंबर के सेल होते हैं? द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग बींग्स डिफर्स फ्रॉम द वन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टू मैनी इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर की सेल होती हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स मैंने पहले ही बताया था आपको 1, तो यूनिसेल्युलर के पास एक ही सेल होगा। मल्टीसेल्युलर के पास कितने होती हैं? मैनी। मैनी मतलब कितनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ सेल्स इज नॉट डेफिनाइट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हम नहीं बता सकते कि कितने हैं। क्यों? एंड में इंक्रीज अलोंग विद द ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे सेल के नंबर क्या बढ़ते जाते हैं, और वॉल्यूम हमारी ग्रोथ के साथ और हमारी बॉडी के वेट के साथ भी सेल के नंबर बढ़ते जाते हैं, इसीलिए वो डेफिनाइट नहीं होते। देन देखिए यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स 1, मल्टी मीन्स मैनी। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यूनिसेल्युलर एक ही सेल से बना है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मल्टीसेल्युलर के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल से बना है। और क्या है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। बेचारा यूनिसेल्युलर, उसके पास तो एक ही सेल है, तो सारे काम बेचारे एक ही सेल को करना पड़ता है। लेकिन मल्टीसेल्युलर के पास तो अलग अलग सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। तो उसने बोला अरे तुम इतने सारे हो, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। उसने अपने सारे फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेल को बांट दिए।
Then next comes the same cell is used for reproduction. Reproduction यानी the production of new individual from their parents, यानी कि पेरेंट सेल से उसके बाद वाले जनरेशन उनके सेम ही टाइप के यंग वंस को पैदा करना. तो यूनिसेलुलर के पास कुछ ऑप्शन है क्या? उसके पास एक ही सेल है तो वो उसी से रिप्रोडक्शन करेगी. लेकिन मल्टी सेलुलर क्या है? उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है. तो उसने क्या किया, उसके एक स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, सिर्फ वही रिप्रोडक्शन करते हैं. अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स. यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल एमोइबा, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, यू हैव टू रिमेंबर. देन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर कैट, डॉग एंड वी, ह्यूमंस, यू एंड मी. क्लियर? ओके. देन सी लेट्स थिंक कि मैम आपने तो बता दिया सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, कैसे बनते हैं. ये देखिए मैंने लिखा है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. मैम सेल पता है, ऑर्गेनिज्म पता है, ये बीच में तीन क्या है मैं आपको बताती हूँ. टिश्यू क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं वो टिश्यू बनाते हैं. फिर टिश्यू क्या करते हैं? जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं. जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप बन जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म. इट्स सो सिंपल. तो देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज टुगेदर मेक ऑर्गन, organs make organ system and organ system make body of organisms. So cell is called structural unit of life. मैम ये तो आपने हमें समझा दिया. yes, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को बनाता है, बॉडी को बनाता है. The next is all the basic functions of the body like respiration, excretion, etc. are carried out by cell through its cell organelles. So cell is defined as or called as functional unit of life. ये भी मैंने समझा दिया था आपको. हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? सेल. जैसे कि हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? सेल. इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. क्लियर? Then cell biology is the study of cells in all aspect of structure and function. Cell biology क्या होती है? मैंने आपको बता दिया था. सेल के बारे में पढ़ना, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ने को सेल बायोलॉजी कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या होती है. देखिए सेल के अंदर ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं. पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है डीएनए, फिर आता है लाइसोसोम, फिर आता है राइबोसोम, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियन, देन गोल्गी अपैरेटस, देन साइटोप्लाज्म, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आता है न्यूक्लियस. मैम इतने सारे पार्ट्स होते हैं? यस, इतने सारे पार्ट्स होते हैं. इसीलिए तो बोला जाता है बायोलॉजी इज़ वंडर. तो बेटा इसके बारे में ना हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बस आज आपको जानना था कि सेल के अंदर ये होते हैं. मैं आपको बता दूं, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग. हम कोई भी चीज़ को कवर क्यों करते हैं? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई नुकसान ना हो. ठीक उसी तरह सेल भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कवर से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. डीएनए वर्ड आपने सुना होगा. कितने बच्चे सीआईडी देखते हैं बताइए? तो आपने देखा है एसीपी बोलता है कुछ तो गड़बड़ है दया, ये किसका डीएनए है पता लगाओ. तो डीएनए से इंसान की पहचान होती है. जब क्रिमिनल कहीं पे होता है ना, अगर उसका ब्लड सैंपल मिलता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि अगर उसके डीएनए से कि वो कौन सा इंसान है. इसके बारे में इन लॉट ऑफ डिटेल्स विल बी रीडिंग. हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ओके. तो फिर देखिए क्लास इतनी तक थी. देन बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. अभी क्लास ख़त्म होगी, आप बोलोगे चलो मैम क्लास तो ख़त्म हुई, अब हम स्माइल करेंगे. बेटा ये हर रोज़ की बात है, सिर्फ क्लास के बाद नहीं. हर टाइम आपको क्या करना है? खुशी से रहना है, खुश रहना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है और हमेशा स्माइल करना है, खुश रहना है, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें. देन सी एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड. अगर कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो आप उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि हर किसी बैड सिचुएशन के पीछे कुछ अच्छी वजह छिपी हुई होती है. क्योंकि इवन ए स्टॉप्ड क्लॉक शोज़ द राइट टाइम ट्वाइस ए डे. कोई अगर घड़ी ख़राब होके पड़ी हो ना, बंद घड़ी है ना, वो क्या करती है दिन में ना 2 बार सही वक्त दिखाती है. मान लीजिए कि मेरी घड़ी 8 बजे बंद होके पड़ी है, तो सुबह के 8 बजे तो 8 बजे ही दिखाई, रात के 8 बजे तो 8 बजे दिखाई. वो ख़राब है, चल नहीं रही है, फिर भी 2 बार
सही टाइम दिखा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, यानी कि आपका भी सही वक्त आएगा। सो वेट फॉर दैट। नेवर थिंक दैट आपके साथ हमेशा बुरा हो रहा है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, सबके पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह छुपी हुई होती है। So my dear students, don't forget to be a part of our eTuition family. Okay, thank you.